नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरे पर पहुंचे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मेयर प्रत्याशी हरिकांत आलूवालिया के लिए उन्होंने जनता से वोट देने की अपील की। मेरठ के जिमखाना मैदान में इस जनसभा का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया है। वोट बैठक स्टार्ट शुरू होती थी तो उसमें इसी समाजवादी पार्टी के पार्षद, आपको याद होगा, वंदे मातरम का विरोध करते थे। हमने उनसे कहा ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको लड़ते हुए हमारे अमर शहीदों ने गाया है। कोई इन पर असर नहीं था, राष्ट्रीयता की कोई भावना इनके अंदर नहीं थी। जब भी वंदे मातरम शुरू होता था, पहले मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे और दो। अब खबर अमरोहा से है, जहां से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पानी से भरे गड्ढे में गिरने से यहां 4 मासूम बच्चों की जान चली गई। 4 बच्चों की मौत से क्षेत्र में पूरी तरह मातम पसर गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ईंट भट्टा मालिक की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। ईंट भट्टे पर जेसीबी से गड्ढे कराए गए थे। ईंटों के भट्टे पर खेलते खेलते 4 बच्चे गड्ढे में जा गिरे और मौके पर पहुंची पुलिस ने अब मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव नौनेर का यह पूरा मामला है। खबर बिजनौर से है, जहां चांदपुर नगर का एक मामला निकलकर सामने आया है। यहां चांदपुर में बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थकों के साथ मारपीट के मामले में बीजेपी प्रत्याशी विकास गुप्ता रॉकी ने 12 नामजद 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने हमलावर आरोपी नईम पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया और बाकी आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। दिनांक 4 मई 2023 को अपराह्न लगभग 4 बजे थाना चांदपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि चेयरमैन पद के प्रत्याशी विकास गुप्ता और रॉकी व उनके समर्थकों और चेयरमैन पद की प्रत्याशी जीनत परवीन, उनके पति शेरबाज पठान व उनके समर्थकों के बीच हाथापाई व मारपीट हुई है। मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर शांति व्यवस्था कायम की गई। इस मामले में वादी विकास गुप्ता और रॉकी की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकाश में आए एक अभियुक्त नईम पहलवान सन ऑफ मकबूल निवासी शाह चंदन। बिजनौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी सहित 10 के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। निकाय चुनाव के मतदान में कांग्रेस प्रत्याशी जीनत पठान के समर्थकों ने भाजपाइयों के पर पथराव किया था। बीजेपी के कई कार्यकर्ता इसमें घायल हुए, जिसमें सीएचसी में भर्ती उन्हें कराया गया। पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान व पत्नी सहित 20 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि चांदपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद से कांग्रेस प्रत्याशी हैं जीनत पठान। थाना चांदपुर के बरातघर मतदान केंद्र के बूथ संख्या 4 और 5 का यह पूरा मामला था। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर्नाटक पहुंचे। कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर हैं अखिलेश यादव। कर्नाटक एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव कर्नाटक पहुंचे हैं। आपको बता दें कर्नाटक में चुनाव भी हैं और उससे पहले अखिलेश यादव का ये कर्नाटक दौरा 3 दिवसीय दौरा है और कर्नाटक पहुंचने पर अखिलेश यादव का जोरदार
स्वागत किया गया। कर्नाटक एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे हैं। 3 दिवसीय उनका यह दौरा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर्नाटक पहुंचे। तस्वीरें सामने आई हैं कर्नाटक एयरपोर्ट की, जहां अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया गया। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां 18 मर्डर और 62 गंभीर आपराधिक मामलों का आरोपी कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना मारा गया। एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में दुजाना को मार गिराया। दुजाना हत्या, फिरौती, डकैती, जमीन कब्जा और सुपारी लेकर हत्या का गैंग चलाता था। एक और गैंगस्टर सुंदर भाटी, जो इस समय जेल में बंद है, दुजाना उसका कट्टर दुश्मन था। भाटी पर दुजाना ने AK-47 से एक बार अटैक भी किया था। ट्रिपल मर्डर केस में भी दुजाना शामिल था। पश्चिमी यूपी के अपराध जगत का दुजाना छोटा शकील माना जाता था। हालांकि पश्चिमी यूपी में सुंदर भाटी इस वक्त का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जो जीवित है और सुरक्षित एक जेल में है। दुजाना की मौत के बाद अब भाटी गैंग सबसे ताकतवर और मजबूत हो गया है। दुजाना जो एक ग्रेटेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कंट्रैक्टर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड है। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दूंगा। कब से स्कॉर्पियो कार में कौन-कौन सवार इसको लेकर क्या जानना कब से फरार यूपीएससी का फायरिंग की? अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। अब बड़ी खबर मेरठ से, कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। एसटीएफ पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। परिजनों का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अनिल करकाडुमा कोर्ट में सरेंडर करने के लिए जा रहा था। एसटीएफ की टीम ने अगवा कर एनकाउंटर किया। जानी थाना इलाके में एनकाउंटर में अनिल दुजाना मारा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ ने अनिल दुजाना का एनकाउंटर किया और इस एनकाउंटर पर परिवारजनों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवारजनों का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अनिल दुजाना कोर्ट में सरेंडर के लिए जा रहा था, लेकिन एसटीएफ ने उसका एनकाउंटर कर दिया। मुकदमे दर्ज थे जिस पर जमानत पे सब पाया हुआ था। ये बाहर आते नहीं। अभी 20 दिन हुए इसको आए को, भी घेर कर एनकाउंटर करा। ना कोई मार धाड़, ना कोई रंगदारी, ना कोई वसूली, ना कोई धमकाना, कोई मतलब नहीं। 2 मिनट बता। रंगदारी से कोई मतलब नहीं। तो इसको अब तो जमानत से बाहर आया था। अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि ये जो गवाह है आए थे वापस, उसके बाद में भी इन्होंने ना अभी तो 20 दिन उसको धमकाने ना उसने फर्जी लिखवाया था मुकदमा। वो खेड़ी गया जयचंद की घरवाली, उसने पहले भी लिखवाया जब पहले आए थे जमानत पे। और अब बड़ी खबर कन्नौज से, गर्मी में फेल हुए प्याज बुझाने के इंतजाम, खराब हुए नगर पंचायत के फ्रीजर। महीनों से फ्रीजर खराब पड़े हुए हैं। नगर प्रशासन को इसकी कोई फिक्र नहीं है। तिरवा नगर में मुख्य मार्गों पर 1 साल पहले लगे थे ये फ्रीजर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गर्मी के मौसम में प्यास बुझाने के जितने भी इंतजाम हैं वो खराब पड़े हुए हैं। उनका कोई काम नहीं हो रहा। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की नजर एक बार भी इस पे नहीं गई है। अगर गई होती तो ये सब कुछ अब तक ठीक गया होता। कांग्रेस के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। कर्नाटक कांग्रेस का घोषणा पत्र बैन करने की मांग यहां की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष और कर्नाटक के पूर्व सीएम सहित 4 पर मुकदमा दर्ज करने की मांग यहां की गई है। हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज करने की मांग बजरंग दल की तरफ से की गई है। कर्नाटक में
हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। में घोषणा पत्र जारी किया गया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं बजरंग दल संगठन को बैन करें और उन्होंने हमारे इस संगठन को पीएफआई से तुलना करने की कुछित मानसिकता दर्शाई है। उस मानसिकता के विरोध में कांग्रेस का पतन निश्चित है। उस आधार को लेकर के हमने जो है माननीय राष्ट्रपति संबंधित ज्ञापन दिया है डीएम साहब कन्नौज को कि कांग्रेस ने जो कुछित मानसिकता अपनी दर्शाई उस पर लगाम लगनी चाहिए। कांग्रेस जनसभा रैली के दौरान कांग्रेसियों द्वारा बजरंग दल के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के बाद अब देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कानपुर में भी सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने परेड चौराहे से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मेनस्टन रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय तक जुलूस निकाला और पुतला फूंक कर आक्रोश भी जाहिर किया। कांग्रेस मुख्यालय को घेरने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। इस दौरान गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं बजरंग दल जिला संयोजक कृष्णा तिवारी ने कहा कि ये कांग्रेसियों की सोची समझी चाल है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। इटालियन बार बालक के मंद बुद्धि बालक को कोई समझाए जाकर कि तुम्हारे बाप जब सत्ता में थे तब बजरंग दल पर बैन नहीं लगा पाए तो तुम्हारी कहां से औकात है कि तुम बजरंग दल पर बैन लगा लोगे। कांग्रेस बजरंग दल पर बैन क्यों चाहती है? क्योंकि बजरंग दल हमेशा लब जिहाद के खिलाफ बात करता है, क्योंकि बजरंग दल देश के जो गद्दार होते हैं उनके खिलाफ बात करता है। बजरंग दल हमेशा धर्मांतरण के खिलाफ रहता है। बजरंग दल हमेशा राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से समस्या हो रही है। ललितपुर कानपुर प्रांत में महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना आतंकी संगठन से की है। इसके विरोध में बजरंग दल का विरोध उन्होंने किया और बजरंग दल ने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी भी की। बजरंग दल के कार्यकर्ता और अध्यक्ष नवल किशोर सोनी ने बताया कि बजरंग दल राष्ट्रभक्त और सामाजिक धार्मिक कार्य करने वाला संगठन है, जबकि पीएफआई के आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का बजरंग दल से पीएफआई की तुलना करना हिंदुओं का अपमान है। आपको बता दें कि पीएफआई पर 1300 से अधिक मामले दर्ज हैं और बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से संबंध पाए गए। तो कांग्रेस पार्टी का सांकेतिक पुतला फूंक रहे हैं। इसके मूल में कर्नाटक का जो चुनाव चल रहा है, वहाँ की कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो एक प्रस्ताव दिया गया है कि जैसे ही पीएफआई के लिए बैन किया गया है, बजरंग दल के लिए भी हम बैन करने पर विचार करेंगे। जैसा कि हमारे सारे हिंदू भाइयों को, सारे जनमानस को मालूम है कि पीएफआई अनैतिक गतिविधियों में संलग्न है एवं आतंकवादी गतिविधियों में भी उसका हाथ पाया गया है। जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले, समाज के लिए कार्य करने वाले, यहाँ तक कि विश्व में सबसे ज़्यादा रक्तदान करने वाला कोई संगठन है तो बजरंग दल है। समाज के लिए कार्य करने वाला कोई, अगर समाज के लिए कोई कार्य करने वाला संगठन तो बजरंग दल है। और इतने राष्ट्रवादी और हिंदुओं को लेकर, समाज को, राष्ट्र को लेकर कार्य करने वाले संगठन को कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से बैन करने की बात करी है, इसमें उनका मुस्लिम प्रेम और हिंदुओं के खिलाफ जो उनका षड्यंत्र, जो हिंदुओं के खिलाफ उनका जहर होता है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 4 मई को हुए मतदान में धांधली का गंभीर आरोप लगाया। नकुल दुबे ने कहा कि बड़े स्तर पर मतदाता सूची से मतदाताओं का नाम गायब था, इसकी जांच होनी चाहिए। नकुल दुबे ने कहा कि लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। जगह जगह जिलाधिकारी का संदेश चल रहा है कि मतदान जरूर करें, लेकिन 800 से 1300 तक लोगों का नाम लिस्ट से गायब था। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने जब नाम गायब होने का कारण पूछा तो जिलाधिकारी ने उनको हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। सैकड़ों लोग लाइन लगाकर वोट डालने गए थे, लेकिन अंदर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था।
उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए और जो गड़बड़ी की गई है उस कमेटी से इसकी जांच कराई जाए और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हमारे सम्मानित लोकतंत्र का भरपूर मजाक चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले लगभग 2-2.5 सालों से बड़ा जोरदार तमाशा चल रहा था। आज वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण, आज वोटर लिस्ट में मतदान, और मैंने तो चुनाव के 5-7 दिन पहले लगातार सुना देखा कि जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले जिलाधिकारी महोदय का संदेशा चल रहा था कि आप लोग मतदान अवश्य करिए और ये करिए वो करिए। हमारे कैप्टन मनसीधर जी मतदान करने गए, नाम अपना नहीं पाए, बाई चांस डीएम साहब वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने अपने थोड़ा दुख व्यक्त किया, रोष व्यक्त करने का प्रयास किया, दोनों का नाम गायब। इस तरह की तमाम विसंगतियाँ पूरे उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जिसका परिणाम है कि आप देख लीजिए, ये है वोटिंग परसेंटेज 36.कुछ% वोट। मेरे ख्याल इतिहास में अब तक इतना कम वोट कभी नहीं हुआ है। ये उसका कारण है कि जो मतदाता उत्साह के साथ, तैयारी के साथ मतदान स्थल पर पहुँचे, मतदान स्थल पर जाने के बाद उनकी जो वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया। इस तरह का लोकतंत्र के साथ मजाक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये परंपरा बनती जा रही है। विधानसभा चुनाव भी यही हुआ। हमारे सम्मानित लीडर। अब खबर लखनऊ से है, जहां निगोआ थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव में दबंगों की गुंडई देखने को मिली है। दबंगों ने होमगार्ड और उसके बेटे की लाठी डंडों से बुरी तरह पिटाई की। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। दबंगों के मारपीट करते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। राजधानी लखनऊ में आज द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हुई। आज सुबह का पहला शो देखने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग गई। लखनऊ के हजरतगंज स्थित नोवेल्टी सिनेमा घर में बढ़ चढ़कर लोग इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। फिल्म को देखकर बाहर निकले लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए और द केरला स्टोरी की जमकर तारीफ की और सरकार से द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग की है। शासना है कि पिक्चर टैक्स फ्री होना चाहिए, भाई बहनों को देखना चाहिए। योगी जी से अपील है, पिक्चर सबको देखनी चाहिए, खास करके हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। एक विनम्र प्रार्थना है आप सभी से, नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अकबर के जैसे शिकार हो जाएंगे। प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगावा सादत थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बांकीपुर में तेंदुए को पकड़ने गई टीम के सामने इधर उधर दौड़ लगाते हुए तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि गांव के लोगों ने वन विभाग की टीम को एक तेंदुए के छिपे होने की सूचना दी थी, लेकिन मौके पर बाजरे के खेत में एक नहीं बल्कि 3 तेंदुए छिपे मिले, जिनको पकड़ने गई वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के पसीने छूट गए। एक तेंदुआ को तो वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, जबकि 2 तेंदुए वन विभाग की टीम और ग्रामीणों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए, जिनको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम नाकामयाब रही। अब आपको सीएम योगी का संबोधन सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। पार्षद पद के प्रत्याशीगण और उपस्थित मेरे गाजियाबाद के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरा देश और पूरी दुनिया करुणा, शांति और मैत्री के प्रतीक
भगवान बुद्ध की पावन जयंती के साथ जुड़ रहा है। विश्व मानवता के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले प्रासंगिक था। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज भगवान बुद्ध के इन सभी उपदेशों को आत्मसात करते हुए वैश्विक लीडर के रूप में भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन करने और दुनिया को नेतृत्व देने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, मात्र 9 वर्ष में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भारत के संदर्भ में इसे लागू करके दिखाया है। 9 वर्ष पहले भारत के बारे में दुनिया की धारणा कुछ और थी। भारत के बारे में, भारत के नागरिकों के बारे में दुनिया कुछ और सोचती थी। लेकिन आज इन 9 वर्षों में एक व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज भारत के बारे में दुनिया की सकारात्मक सोच है। दुनिया में कई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। संकट मोचक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आशा भरी निगाहों से देखती है। और उन स्थितियों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां भारत वैश्विक मंच पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है, वहीं नए इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के अंदर तैयार करने में, नए भारत के आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारने में और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने में भारत ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे का नया संजाल तैयार हो रहा है, वाटरवे का निर्माण हो रहा है, IIT, IIM और एम्स जैसे नए नए संस्थान देश के अंदर बन रहे हैं। आज भारत अपनी एक नई पहचान के साथ फिर से एक नई शक्ति के रूप में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में भारत की कोई सानी नहीं। करोड़ों लोगों को सिर ढकने के लिए आवास दे देना, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बना देना, करोड़ों लोगों के हक के लिए ग्रीन ईंधन के रूप में LPG के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर स्वास्थ्य बीमा का कवर करोड़ों लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य। भैया बहनों, ये केवल दुनिया में भारत के अंदर हुआ है। कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ लगातार 3 वर्ष से भारत दे रहा है। दुनिया के अंदर किसी अन्य देश में नहीं मिल रहा है। और कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी अकेले भारत ने किया है, दुनिया के अन्य किसी देश ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही अक्षरशः अपना मिशन मानते हुए आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 6 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। आपने देखा है, कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होंगे? ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो कावड़ यात्रा शानदार तरीके से दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से निकलती है और हरिद्वार में हर जी की पेड़ी तक पहुंचती है। आज कोई कर्फ्यू का नाम नहीं लेता है। आज तो हमारा उत्तर प्रदेश न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में है सब चंगा। आप मानते हैं ना इसको? आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं है,
54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया पिछले 6 वर्ष के अंदर। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक एक शौचालय का निर्माण किया गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन दिलाए हैं। और अब तो हमने बजट में व्यवस्था कर दी है कि दीपावली और होली के अवसर पर एक फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन गरीबों के घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। भाइयों बहनों, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन पिछले 3 वर्ष से लगातार दिया जा रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश है। 1 करोड़ परिवारों को, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ। तो आप गाजियाबाद से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।